नमस्कार, आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा और मेरे साथ इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी, मेरे फेलो सीनियर जर्नलिस्ट रिफत अब्दुल्ला न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। और इस न्यूज़ रूम से हम ईरान इजराइल युद्ध के दरमियान जो कुछ हुआ उसकी पूरी कहानी समझेंगे, क्योंकि रिफत सर अभी अभी इजराइल से वापस आए हैं और वहाँ पर ज़मीनी हालात क्या थे वो आपको बताएंगे। इससे पहले ट्रंप की बातें, बेंजामिन नेतन्याहू के दावे, ईरान के इरादे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स, हमने बहुत कुछ देखा। लेकिन जो ज़मीन पर रहकर आया है, जिसने इस युद्ध को ज़मीन पर कवर किया है, उनसे हम जानेंगे और समझेंगे। रिफत सर, सबसे पहले तो बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? इजराइल में आप थे, बीरशेवा भी आप गए, किस तरह का एक्सपीरियंस, क्या है ग्राउंड रियलिटी? देखिए, सबसे पहले तो हमेशा चैलेंज ये रहता है जब इंसान वॉर जोन में जाता है तो ये चैलेंज ही होता है। सबसे पहले तो एंट्री डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि जब ये जंग शुरू हुई तो दोनों मुल्कों में एयर स्पेस जो है बंद कर दी गई, एयरपोर्ट सारे शट थे, तो वहाँ अंदर जाना बहुत मुश्किल था। बट हमने जॉर्डन का रास्ता लिया, काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा, क्योंकि जिस दिन मैं वहाँ गया तो वहाँ पे जो साउथ वाला बॉर्डर था, अकाबा उसको कहते हैं, अकाबा के थ्रू एंट्री करनी थी। यहाँ से जाके पहले दोहा, और दोहा से बाद में जॉर्डन, और जॉर्डन से टैक्सी लेके बॉर्डर तक पहुँचना, और उसके बाद बॉर्डर में पहले जो जॉर्डन के ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे इमिग्रेशन उसको पास करना, उसके बाद इसराइल वाला एरिया पास करना, और उसके बाद फिर से ट्रैवल करना, टेल अवीव पहुँचना। और इन हालात में जब मिसाइल्स आपस में एक्सचेंज हो रहे थे, गिर रहे थे, यहाँ से भी अटैक किए जा रहे थे ईरान पर, ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स लगाए जा रहे थे, और जो ही हम रोड पे ट्रैवल करते थे तो बार बार सायरन्स बजती थी। और मैं उस टाइम भी रिपोर्टिंग करता रहा, हालांकि उस टाइम ये होता है प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको कहीं पर भी नज़दीक बंकर जो है, बंकर में घुसना पड़ता है। लेकिन चूंकि दुनिया को दिखाना है कि हो क्या रहा है, जब सब बंकर में जाएंगे, बाहर क्या माहौल रहता है, हाईवे पे क्या माहौल रहता है, तो ये कौन दिखाएगा। तो शुरुआत ही मैंने वहाँ से की। इलात एक एरिया है, ये अकाबा के आगे जब हम पहुँचते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके इलात पहुँच गए तो एकदम से सायरन हो गई। तो मैंने मुनासिब समझा पहले यहाँ से ही शुरू करें। हालांकि बाकी जो इर्द गिर्द लोग थे वो तो चले गए, गाड़ियाँ उन्होंने रोक दी साइड में, और उनको जहाँ पे भी बंकर मिला, क्योंकि इसराइल में बंकर बहुत ज़्यादा हैं, अंडरग्राउंड भी हैं, सड़क के इर्द गिर्द भी हैं, तो उन्होंने किया और हमने दिखाना शुरू कर दिया वहाँ से ही। और उसके बाद ये आगे जर्नी रही, और कंटिन्यूसली जहाँ पे भी सायरन बजती थी मैं वो दिखा रहा था, जहाँ पे भी गिर रहे थे मिसाइल, कोशिश कर रहे थे वहाँ पे जाने की, चाहे बीरशेवा का एरिया हो, चाहे वो आइंस्टाइन रोड हो, चाहे वो टेल अवीव हो, हाइफा हो, जितने भी यरूशलेम के कुछ एरियाज़ हों, तो जितना भी हो सका वो हमने वहाँ की हकीकत बयान कर दी। और बाद में आपको मालूम है कि फिर सीज़ फायर हो गया, लेकिन सीज़ फायर अनाउंस होने के बाद भी बीरशेवा पे ईरान ने मिसाइल्स दागे, ज़ोरदार हमला हुआ वहाँ पे। उस टाइम 5 लोगों की मौत हुई थी, 7 जख्मी हुए थे, और उसके बाद काफ़ी देर तक वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला, क्योंकि काफ़ी लोग मलबे के नीचे दबे थे। तो बहुत चैलेंजिंग रहता है। बट सबसे बड़ा चैलेंज इस बार ये था क्योंकि टेल अवीव का एयरपोर्ट चालू नहीं था। कोई भी इंडिया से जाए, किसी भी दुनिया के इलाके से जाए, तो वो डायरेक्टली लैंड नहीं कर सकता इसराइल में, आपको किसी बॉर्डर से जाना हो, और जब बॉर्डर से जाना पड़ता है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। बट क्योंकि ऐसा जॉब है, ऐसा काम है, इट वाज माय असाइनमेंट, तो कोशिश की कि अच्छी तरह से निभाएं और सच बताएं लोगों को। देखिए, सबसे बड़ा ये होता है कि आप सच बताएं, जो हो रहा है आप वो बताइए, किसको अच्छा लगता है किसको बुरा लगता है इसकी आप चिंता मत कीजिए। एज ए जर्नलिस्ट हमने वही दिखाया जो वहाँ पे हो रहा था। हमने कहा कि यहाँ पे तबाही हुई, आयरन डोम की बात की जाती थी, हमने कहा कि इवेड कर गए वो मिसाइल्स, तभी तो गिर गए। थर्ड सिस्टम वहाँ पे है यूएस का। यही इम्पोर्टेंट चीज़ है रिफत सर, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि इजराइल के पास तो आयरन डोम और कितने सारे उनके अत्याधुनिक हथियार हैं, मतलब वर्ल्ड में इजराइल की एक ऐसी छवि है कि सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली, अगर आर्म्स में बात की जाए, एमिनेशंस में बात की जाए, तो टेक्नोलॉजिकली सबसे ज़्यादा एडवांस इजराइल ही है। लेकिन हकीकत जो आप कह रहे हैं वो यही कि इन्वेड कर दी गई, उनका तमाम आयरन डोम को इन्वेड करके मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलों ने जिस तरह से अटैक किया, और जो तबाही का मंजर था वो आपने तो बेहतर देखा। देखिए, बिल्कुल इवेड होता है तब जब स्पीड ज़्यादा होती है मिसाइल्स की। हमने ये देखा कि जो ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स लगाए गए उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। मैं दर्शकों को बता दूं जो हमें देख रहे हैं, जो एक मैच होता है MACH मैच, मतलब जो हवा की स्पीड, साउंड की स्पीड होती है 1234.8 किलोमीटर की होती है, और अगर 14 मैच का कोई मिसाइल हो यानी 14 गुना साउंड से भी ज़्यादा स्पीड, ये कितना तेज़ जाएगा, 20 हो 18 हो। तो इसी तरीके के मिसाइल जब लगाए गए तो वो मान लीजिए 10 लगाए गए, 10 में से 3 गिर गए, 7 जो हैं वो इंटरसेप्ट हो पाए। हर कोई मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाए, क्योंकि इट वाज ऑलवेज ए बैराज ऑफ मिसाइल। जब भी मिसाइल लगाए जाते हैं 10-20 एक साथ में, या 10 एक साथ में, कोशिश ये होती है कि कोई टारगेट पे लगे। और वाज इट अ पार्ट ऑफ ईरान स्ट्रेटजी सर?
जाहिर सी बात है, चूंकि इससे पहले भी आपको अगर मालूम होगा, जब मैं लेबनान में वार कवर कर रहा था तब भी एस्केलेशन हुई थी इसराइल और ईरान के दरमियान। ईरान ने एक मिसाइल्स का अटैक किया, इसराइल ने वापस जवाब दिया, उधर ही वो ख़त्म हो गया था। उस टाइम इस तरीके के मिसाइल्स का अटैक नहीं किया गया। अगर तब इस तरीके के मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया होता ईरान ने, तो शायद तब इसराइल और ज़्यादा रेडी होता। या यूएस का जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है, एक तो इनका अपना आयरन डोम है, थर्ड मिसाइल सिस्टम, शायद उससे भी हो सकता है उन्होंने तैयारी की होती। शायद इतना अंदाज़ा नहीं था इसराइल को कि ईरान की तरफ से इतना बड़ा अटैक किया जाएगा, और वाकई आयरन डोम जो है वो पूरी तरह से काम नहीं करेगा। और यही वजह है कि यहाँ पे टेल अवीव में लॉस हुआ, हाइफा में काफ़ी नुकसान हुआ। हालांकि जानी नुकसान कम हुआ ये जो है इसराइल में, क्योंकि वहाँ पे सायरन बजती है, जो ही मिसाइल लॉन्च किए जाते थे ईरान में, वहाँ पे सायरन बजती थी और लोग बंकरों में छुपते थे। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि जहाँ जहाँ पे भी मिसाइल गिरे, जहाँ जहाँ पे भी रॉकेट्स गिरे, वहाँ पे काफ़ी एरिया में तबाही हुई है। बेरशेवा एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हमने देखा कि जिस मेन बिल्डिंग पे अटैक हो वो तो तबाह हो ही गई, लेकिन इर्द गिर्द तकरीबन 200-300 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनमें शिगाफ हैं, माइनर डैमेज है, दुकानें तबाह हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा डैमेज अलग अलग जगहों पे हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि एक आंकड़ा सामने आया, उस आंकड़े के मुताबिक $12 बिलियन का नुकसान अभी तक इसराइल को हुआ है, जो उन्होंने अभी सिर्फ जितना ऊपर ऊपर से आंका है। $20 बिलियन का नुकसान इसराइल को उठाना पड़ सकता है इस पूरी वॉर में। अभी तक ये सामने आया है। रिफत सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसे हमारे यहाँ कुछ आपदा आती है या कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है, अटैक्स होते हैं, तो हमारे पास टीमें होती हैं, एनडीआरएफ होता है, एसडीआरएफ होता है, वो तमाम एजेंसियां होती हैं, वो लग जाती हैं। इजराइल में इस तरह की क्या चीज़ें आपने देखी, क्या नोट किया, क्या अलग आपको लगा? देखिए, टेक्नोलॉजी तो उनके पास है, उसमें कोई शक नहीं है। जब भी कहीं पे डैमेज होता है, सबसे पहले वो क्लियर फटाफट 2-3 घंटे में तो रोड नया बना देते हैं और उसकी फिलिंग कर देते हैं, मैग्नम भी शुरू कर देते हैं। और इस इर्द गिर्द जो भी मलबा पड़ा रहता है, कार्स या रैकेज जितना भी होता है, उसको विदिन 5-6 आवर्स यानी 4-5 घंटे में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। हालांकि बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है वो तो दूर से दिखता है, उसको तो क्विकली वो ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ उनको लगता है कि बाकी चीज़ों को वो ठीक कर सकते हैं, वो क्विकली आ जाते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं। हालांकि जो बेरशेवा में ख़ासतौर से जो डैमेज हुआ, उसमें तो रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी टाइम लगा। वो IDF जो है, इसराइली डिफेंस फोर्सेज, वो भी आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है, और जो भी उनके पास सिविल डिफेंस के लोग हैं वो आ जाते हैं और क्विकली वो काम करते हैं। टेक्नोलॉजी है उनके पास, मशीन है उनके पास, लेकिन इस बार स्केल ऑफ डैमेज बहुत ज़्यादा था। अभी ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मतलब 10-15 हज़ार से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स जो हैं माइनर डैमेज मिला के या दरार पड़े हैं, क्रैक्स पड़े हैं। मैंने देखा कि जहाँ पे मिसाइल अटैक हुआ था उसके 400 मीटर दूर भी बिल्डिंग्स में बड़े बड़े शिगाफ पड़े थे। यानी कुल मिला के, छोटा बड़ा मिला के 10,000 प्लस स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे जो माइनर डैमेज, मेजर डैमेज, ये सारा मिला के मैं ये कहता हूँ जिसमें इम्पैक्ट पड़ा है जहाँ जहाँ पे भी ये मिसाइल गिरे। तो ऐसा है कि इस बार डैमेज हुआ, लेकिन इसराइल की तरफ से भी लगातार जो है ईरान पे अटैक्स किए गए। हालांकि दावा यूएस का है कि उन्होंने वहाँ का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उसको तबाह किया, जो ईरान ने कहा कि नहीं। उसके बाद अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हमने कोशिश की वहाँ पे वो दिखाने की जो हमको दिखा। किसको क्या अच्छा लगे वो उसकी गारंटी हमारी नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे हो रहा था, जो हमारी आंखें देख रही थी, काम तो हमारा वही है। वो हमने लोगों को रियल ग्राउंड जीरो से पिक्चर्स दी। जहाँ पे मिसाइल गिरा वहाँ पे हम पहुँचे और हमने दिखाया कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। जहाँ पे ऑपरेशन चल रहा था हमने, हालांकि मुश्किल होता है, कभी कभार वहाँ के फोर्सेज जो हैं रोक देते हैं, नहीं आगे जाने देते हैं, लेकिन उस बीच जाके एक ये रहता है ना, एक पैशन रहता है, क्योंकि इससे पहले भी मैं युद्ध कवर कर चुका हूं, तो वहां पे भी कोशिश मैंने की कि हर जगह वही सही पिक्चर लोगों तक पहुंचे। इस बीच रिफत सर, ईरान को लेकर जिस तरह का एक नैरेटिव था कि ईरान कैसे मुकाबला करेगा, अमेरिका और इजराइल एक साथ आ गए, क्योंकि हमने कुछ इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स देखी, कुछ इस तरह की हमने स्टोरीज पढ़ी कि ईरान कैसे मुकाबला करेगा। तो क्या हम ये कहें कि अमेरिका और इजराइल इस मुकाबले में थे और ईरान को बहुत कम आंक रहे थे, लेकिन नुकसान इजराइल में बहुत ज़्यादा हुआ ईरान की तरफ से? देखिए, दो चीज़ें हैं। क्यों क्विकली जो है सीज़ फायर किया गया? क्या यूएस को लगा कि इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, या जो उनकी एयर बेसिस हैं, यानी जो मिडल ईस्ट में एयर बेसिस अमेरिका की हैं, उन पे जब पहला अटैक दोहा में हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जो है सीज़ फायर की बात की गई। या तो यूएस को लगा कि ये इतनी क्षमता रखता है ईरान कि ये जगह जगह पे अटैक कर सकता है और उससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और उनको ये भी लगा कि इसराइल में ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि पहले शायद यूएस को या इसराइल को ये लग रहा था कि शायद 3,000 के करीब जो हैं टोटल मिसाइल्स जो हैं ईरान के पास
हो सकता है कि वो आकलन या वो एस्टिमेट सही ना हो और अब लग रहा हो कि भाई इनके पास बहुत स्ट्रेंथ है। हालांकि बहुत कोशिश की इसराइल ने वो तबाह करने की, जगह जगह पे जो मिसाइल के लिए ज़रूरी है लॉन्चर्स हों, काफ़ी सारे लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से लगातार मिसाइल अटैक जो है ईरान की तरफ से किए जा रहे थे, उसका मतलब है कि ईरान के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। और मिडल ईस्ट में ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं है कि अभी रुक गया, अभी हालांकि सीज फायर है, क्योंकि मिडल ईस्ट में पूरी तरह से अमन कायम होना इट विल टेक लॉन्ग टाइम। आई डोंट थिंक कि बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि गजा का इस बीच इशू हमने अभी बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज को भी दो गुटों में बढ़ते हुए देखा। डाउन अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, वहाँ पर हमने देखा यूएई एक तरफ, कतर, दोहा, ये तमाम कंट्रीज एक तरफ, और उसके ऊपर जॉर्डन, सीरिया वो एक तरफ। मतलब हमने कहीं ना कहीं इस पूरे मिडिल ईस्ट में भी दो डिवीजन हमने देखे। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर हम जॉर्डन की बात करें, उनको समझा जा रहा है कि ये यूएस की बोली बोलते हैं। इसी तरीके से इजिप्ट के बारे में कहा जाता है। अगर सीरिया की बात करें तो आप देखिए कि वहाँ जो प्रेसिडेंट हैं वो पहले बताया जा रहा था कि अलकायदा के कमांडर रहे हैं, और उसके बाद आपने देखा कि जब सऊदी अरब में जो मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उन्होंने कहा कि बड़े स्मार्ट हैं वो, जिनके खिलाफ जो है वो ये कह रहे थे कि ये वांटेड कमांडर हैं और उनके सर पे बहुत पैसा रखा गया था उसको मारने के लिए। तो आप देखिए कि किस तरीके से डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं, किस तरीके से स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। हो सकता है कि यूएस को लग रहा होगा कि सीरिया की ज़रूरत पड़ेगी ईरान को रोकने के लिए कि वो हिजबुल्लाह को सामान ना भेजे सीरिया के थ्रू। भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो एक वो भी देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जब बंद करने की धमकी दी ईरान ने और बंद कर दिया, उसके बाद जो है हलचल पैदा होगी, क्योंकि तेल की कीमतें बहुत बढ़ सकते हैं। ऐसा समझा जा रहा है 20-25% कारोबार जो तेल का होता है वो इसी रास्ते से होता है, और जब वो बंद होगा तो यूएस को भी नुकसान होगा, इसराइल को नुकसान होगा, और नेबरिंग कंट्रीज को नुकसान होगा, अरब कंट्रीज को भी नुकसान हो सकता है ट्रेड करने में। हो सकता है इन सब चीज़ों को मिला के ये हम समझ सकते हैं कि इस बार इसराइल के लिए सब कुछ ठीक नहीं रहा। ईरान ने कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया यूएस को या इसराइल को सीज फायर पर आने के लिए। हालांकि अगर इसराइल की तरफ से या यूएस की तरफ से रजामंदी नहीं होती तो सीज फायर नहीं होता। तो इनिशिएट जो है ट्रंप ने किया। ट्रंप तो इसराइल का दोस्त है। ईरान के खिलाफ उन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और दावा किया कि जो उन्होंने बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, BGU-57 बॉम्ब जो गिराए गए वो 30,000 पाउंड का एक बम होता है, तो उन्होंने शायद 11 और 12 बॉम्ब्स लगा दिए और न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह किया। उसके बाद क्यों उनको मजबूर होना पड़ा कि वो सीज फायर अनाउंस करें। उसके बाद दोनों मुल्कों ने मान लिया, लेकिन अनाउंसमेंट तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई। तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको लगा कि इस बार उनके पाले में जो है ये गेंद नहीं आ रही है। यस, हो सकता है जैसे आपने एब्सोल्युटली जो शुरू में मैंने कहा था कि शायद उन्होंने इस तरीके से आकलन नहीं किया होगा कि भाई ईरान के पास इतनी स्ट्रेंथ है। उन्होंने सोचा होगा जंग शुरू हो जाएगी, ईरान कुछ नहीं कर पाएगा, हमें डैमेज नहीं कर पाए, हमारे पास आयरन डोम है, हमारे पास थार्ड है, तो हम मुकाबला कर लेंगे। लेकिन थार्ड और आयरन डोम के बीचों बीच मिसाइल गिरते रहे और वो परेशान होते रहे। और दूसरा कि डैमेज, आपने ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नुकसान इतना ही नहीं हुआ, जितने भी मिसाइल्स वहाँ से दागे गए या ड्रोन दागे गए, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जितने मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है, एक तो मिसाइल्स की कमी पड़ जाती है और वो बहुत पैसे उसके लिए दरकार होते हैं। सो इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर इजराइल ऑल्सो। बिल्कुल। और इजराइल की जो एक छवि थी उसको भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि इजराइल तो इस बात को बहुत ज़्यादा गर्व से दिखाता था कि आवर डिफेंस सिस्टम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो एक साइकोलॉजिकली और एक नैरेटिव वॉर भी हम कह सकते हैं कि इजराइल उसमें भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता हुआ नजर। देखिए, मुझे ये नहीं पता, क्योंकि आपको मैं बता दूं ये कि जब मैं लेबनान गया तो वहाँ पे कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। एकदम से ऊपर से मिसाइल आते हैं, गिर जाते हैं। मुझे ये नहीं पता कि मैं जब अब इजराइल गया तो वहाँ पे भी ऐसा ही देखने को मिला। समझा जा रहा था कि वहाँ पे प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है, जब जर्नलिस्ट जाते हैं तो उनको ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। जब मैं गया तो वहाँ मिसाइल गिरते थे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्या ये कोइंसिडेंस था कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम जो है अच्छी तरह से काम नहीं करता है, या फिर ईरान के जो है, मैं तो ये समझता हूँ, खैर ये तो लाइटर नोट में था। ईरान वाज प्रिपेयर्ड। हाँ, ईरान was not prepared, but Iran showed its strength. ईरान ने ये बता दिया कि वाकई हमारे पास हैं ऐसे मिसाइल। हो सकता है आज तक छुपा के रखे हों और मोसाद को पता नहीं चला हो, क्योंकि उनके इंटेलिजेंस बड़ी स्ट्रांग मानी जाती है कि पिन पॉइंट। लेकिन एक चीज़ मानना पड़ेगा कि जो पहला अटैक इसराइल की तरफ से किया गया उसमें बहुत लॉस ईरान को हुआ, क्योंकि मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया गया, साइंटिस्ट को टारगेट किया गया, 17 टॉप साइंटिस्ट मारे गए। तो ये कहा जा सकता है कि ईरान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन जो तवक्का शायद इसराइल की थी उसके उलट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी। सीज़ फायर के बाद अभी जो ये शांति है, ट्रंप चाह रहे हैं कि ईरान से सीधी बात हो जाए, इजराइल एकदम से शांत बैठ गया है, क्या ये किसी बड़े युद्ध का संकेत है? कहते हैं ना कि तूफान से आने के पहले की शांति,
आपको क्या लगा ग्राउंड पर, आपने कुछ ऐसे महसूस किया जब आप वापस आए? देखिए, मिडल ईस्ट को मैं पिछले 2 साल से बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ और जिस तरीके से मैंने वॉर कवर किया, आपने देखा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे ग्रुप ने, न्यू नेटवर्क 18 ने जो कवरेज लेबनान से दिखाई, शायद ही किसी और ने कोशिश की हो। साउथ लेबनान, नाबाती का एरिया, मैं पहला रिपोर्टर था जो वहाँ पे पहुँचा और इर्द गिर्द हर तरफ से तबाही तबाही दिख रही थी। मतलब ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के कोशिश की कि जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, उन तक रियल इन्फॉर्मेशन पहुँचे और बहुत देर तक मैं वहाँ पे रहा। और उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग आती है मिडिल ईस्ट। देखिए, यहाँ बैठ के, दिल्ली में बैठ के या कहीं जाके बैठ के, स्टूडियो में बैठ के एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किस पोजीशन पे ग्लोबली कौन सी एरिया है, जोग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं, वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट पूरा मैं घूम के आया, जितने भी एरियाज़ हैं उनको टच किया, तो जैसे जॉर्डन है, चाहे इजिप्ट का एरिया हो, इवन गाज़ा का बॉर्डर का एरिया हो, लेबनान का एरिया हो, सीरिया का एरिया हो, या कुवैत का एरिया हो, दोहा का एरिया हो, ये सब, दुबई का एरिया हो, ये सब मैं देख के आया हूँ। तो एक अंडरस्टैंडिंग मेरी ये है कि अभी बहुत जल्द मिडिल ईस्ट में पीस आने वाला नहीं है। देखिए, गाज़ा का, सीरिया में कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम, यमन में कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम। और ख़ास तौर से जब तक गाज़ा का इशू है, क्योंकि गाज़ा पर सबकी नज़रें, पूरी दुनिया की, ये नहीं कि खाली मुस्लिम कंट्रीज़ की, बल्कि दुनिया, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, क्योंकि वहाँ पे हकीकत में प्रॉब्लम चल रही है। लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं। अभी तक एक खबर आई थी, इसराइली एक बड़ा अखबार है, तो उनका ये दावा है कि 1 लाख लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं बीमारी की वजह से भी मरे हैं, भुखमरी की भी वजह से मरे हैं। तो एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है ये सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, और ये कब तक सॉल्व होगा ये कोई नहीं बताएगा। और इसकी वजह से और कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, क्योंकि जब इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, इस तरीके के वीडियोज़ सामने आ जाते हैं, तो एलिनेशन काफ़ी जगहों पे बढ़ता है। कहाँ कहाँ पे एलिनेशन बढ़ेगी, क्या नया कोई फोर्स तो नहीं आएगा। अभी अगर हमास है वहाँ पे, दूसरे से लेबनान में हिजबुल्लाह है, हो सकता है कोई और फोर्स क्रिएट हो और जो कहीं ना कहीं इसराइल के साथ जंग करने के लिए आमादा हो। तो मिडिल ईस्ट में जब तक ये सारे इश्यूज सॉल्व नहीं किए जाएंगे तो मिडिल ईस्ट तब तक जलता रहेगा। और मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री रही है कि लगातार जंगें वहाँ पे इतने सदियों से होते आए हैं और कभी वहाँ पे पीस नहीं था। और सिविल वार लगातार, आप देखिए, लेबनान में सिविल वार फेस किया है, सीरिया में सिविल वार, हर जगह पे मैं देखता हूँ कि वहाँ पे इवन इसराइल में इससे पहले भी 67 में जो वॉर हुआ था अरब कंट्रीज़ के साथ, अरब कंट्रीज़ और इसराइल के दरमियान युद्ध हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं, अभी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, फ़लस्तीन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी नियर फ्यूचर में मुझे कोई परमानेंट सोल्यूशन मिडिल ईस्ट का नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसी तरह से हम इसे दिखा भी रहे थे। और जो ज़मीनी हकीकत है वो किस तरह की है आपने जाना। रिफत सर अभी अभी वहाँ से वापस आए हैं। रिफत सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, एक्सपीरियंस पूछने का। और हम तो यही कहेंगे कि न्यूज़ 18 की कोशिश ये रहती है कि रियल ग्राउंड ज़ीरो पे जाके आप तक कवरेज पहुंचाएं, ना कि स्टूडियोज़ में बैठ के या बाकी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे जो खबरें आती हैं। बल्कि कोशिश हमारी लगातार ये है कि हम ग्राउंड पे जाएं। और मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, जो मुझे चूज़ करके भेजते हैं और कहीं पे वॉर कवर करने का मौका देते हैं। एक ख्वाब होता है ना, जैसे एक आर्मी सोल्जर का ये रहता है कि मैं जंग लड़ के आया हूँ, तो एक रिपोर्टर का, एक जर्नलिस्ट का ये रहता है कि मैं वॉर कवर करके आया हूँ। तो ये मौका मुझे मिला, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है। और सब क्रेडिट जाता है ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने मुझे मौका दिया और कोशिश की मैंने अच्छी तरीके से विदाउट किसी का साइड लेने के बगैर कवरेज करने का। और ऑर्गेनाइजेशन ने भी मौका दिया कि जो वहाँ पे रियल ग्राउंड जीरो सिचुएशन होती है वो लोगों तक पहुंचाने। बिल्कुल बिल्कुल। और उस वक्त भी आपकी ये कोशिश कामयाब रही, क्योंकि मैंने खुद आपके साथ वहाँ पर कनेक्ट करके रिपोर्ट्स दिखाई और हमने लगातार आपकी रिपोर्ट्स रहे। और यहाँ पर भी रिफत सर बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ तमाम दर्शकों का आप बहुत बहुत शुक्रिया।